1947 में भारत आजाद हुआ और 2 साल बाद बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब विकास के महत्वपूर्ण पैमाने जीडीपी पर भारत और चीन एक ही पायदान पर थे। हाँ, प्रति व्यक्ति आय में भारत चीन से आगे था। आज 34 साल बाद कहां चीन और कहां भारत। आज भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है, जबकि चीन की $9 ट्रिलियन। शंघाई अंगड़ाई लेता हुआ आज दुनिया के सबसे वैभवशाली और समृद्ध शहरों में एक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, एक महाशक्ति। 1981 से 2010 के बीच चीन के 68 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा लांघी। मानव इतिहास में इतनी तेजी से इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इतने लोगों ने गरीबी रेखा पार नहीं की। चीन से भारत क्या सबक ले सकता है? ये बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते 4 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। चीन ने भारत में ज्यादातर निवेश गुजरात में ही किया है। चीन में जिस रफ्तार और पैमाने पर बदलाव हुआ है, वैसे ही रफ्तार और पैमाने की बात मोदी अपने भाषणों में करते हैं। आज चीन के नेता चाइना ड्रीम की बात कर रहे हैं। इसमें अमीर फलते फूलते चीन और मजबूत सेना के बीच समन्वय और एका की बात है। इसमें चीन को महान राष्ट्रों की कतार में आगे खड़ा करने का इरादा है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर चीन ने कैसे लगाई ये छलांग? क्यों पिछड़ा भारत? और भारत की नई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चीन की कामयाबी में क्या क्या सबक हैं, देखेंगे। दिल्ली की ये दीपावली की रात देखिए, दिए गायब हैं, हर तरफ जगमग जगमग करती हुई बिजली की लड़ियां, इसके साथ एक से एक आतिशबाजी। अब दिल्ली में जितनी ज्यादा बिजली की लड़ियां जलेंगी, जितनी आतिशबाजी होगी, चीन का ये ईवू शहर उतना ही खुशहाल होगा। दिवाली हमारी, होली हमारी, अबीर हम उड़ाते हैं और खुश होते हैं ईवू के लोग, चीन के लोग। आखिर क्यों? यूवी में हर वो चीज मिलती है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ करीब 7.5 लाख दुकानें हैं। यानी अगर आप हर दुकान में जाकर सामान देखना चाहें तो आपको 1 साल का वक्त लग सकता है। पिछले कुछ सालों से राखी, होली और दिवाली में इस तरह की लाइट्स, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, ये सब भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन से। यानी जितनी चमकदार दीपावली भारत में मनाई जाएगी, दिल्ली में होली का रंग जितना गहरा होगा, ईवू और चीन की आमदनी उतनी ही ज्यादा होगी। चीन के ईवू शहर की इन दुकानों में क्या नहीं मिलता? इन्हीं दुकानों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी की मूर्तियां, कैलेंडर और आरती संग्रह मिलते हैं। यहीं गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की किताब मिल जाती है और कुरान शरीफ की आयतें मिलती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपील। यहाँ सेंटा क्लॉज मिल जाएंगे, हर क्वालिटी के सेंटा क्लॉज मिल जाएंगे और ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं। दीपावली और क्रिसमस अभी दूर है, लेकिन चीन के कारखानों में क्रिसमस और दीपावली का काम चल रहा है। इस होलसेल मार्केट से चीन की फैक्ट्रियों में बन रहे सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को दुनिया भर में भेजा जा रहा है। दरअसल ईवू का ये होलसेल मार्केट फैक्ट्री दुनिया भर के इंपोर्टरों के बीच की कड़ी है। इंपोर्टर यहाँ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर फैक्ट्रियों में बढ़ा दिया जाता है और फैक्ट्री से माल सीधे खरीदार के पास एक्सपोर्ट हो जाता है। हमें ईवू में क्रिसमस ट्री की खरीदारी करते हुए कुछ भारतीय व्यापारी मिले। चीन में बिजनेस का एक फॉर्मूला है, यहाँ कोई भी सौदा छोड़ा नहीं जाता और किसी सौदे में नुकसान नहीं उठाया जाता।
यानी सौदा कैसा भी पटे, खरीदार और बेचने वाले दोनों को मुनाफा होता है। तभी यहाँ आने वाले भारतीय व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में 2011 में करीब 40,000 भारतीय व्यापारी पहुंचे। 2013 में ये संख्या बढ़कर 3,60,000 हो गई। अब भारतीय व्यापारी न केवल भारत बल्कि मिडिल ईस्ट, रूस और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका तक के लिए खरीदारी करते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ करीब 10 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ आते हुए। जी 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से क्या मैं करते क्या हैं? मैं यहाँ से मटेरियल कुछ माल वगैरह खरीद के यहाँ दिल्ली और उसकी आसपास की मार्केट में बेचता हूँ। जी तो क्या आप जैसे आप क्या खरीदते हैं? मैं यहाँ से कुछ कपड़ा खरीदता हूँ, कुछ मशीनों के पार्ट्स खरीदता हूँ और भी जो भी मेरे को मार्केट मिल जाती है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, वो यहाँ से खरीद के मैं वहाँ बेचता हूँ। ईवू आने वाले भारतीय व्यवसायियों की संख्या बढ़ गई है। भारत से आने वाले व्यापारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्टोरेंट्स और होटलों से भरी हुई है। इस शहर में 15 भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ वतन नाम से सबसे पहले रेस्टोरेंट खोलने वाले थे अजमेर के मनीष कुमार रमान। जैसे जैसे लोगों ने बोला कि भाई आपको जो है चाइना के अंदर भी ट्राई करना चाहिए, भाई वहाँ पर इंडियन फूड की ज़रूरत है, इंडियंस काफ़ी लोग आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया। पहले छोटी बेसिस पे स्टार्ट किया घर से, घर के बाद में फिर छोटा रेस्टोरेंट बनाया, फिर बड़ा किया। अब हमारे इस रोड पे 3 रेस्टोरेंट हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या बिजनेस करने में सहूलियत है? सहूलियत रेस्टोरेंट इंडिया के मुकाबले ये है कि वहाँ पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, बाहर से आते हैं और इस तरह से अच्छा बिजनेस है। कि आपने ये दुर्गा की एक मूर्ति लगाई हुई है। हाँ जी, दुर्गा की मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति है। ये हम लोग लाए तो इंडिया से थे, मगर बनती चाइना में है। अच्छा, मतलब ये चीन की मूर्ति है, इंडिया गई और फिर वापस आ गई। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस ईवू शहर में भारत से बड़ी संख्या में व्यापारी आने लगे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ा है और इन व्यापारियों का मुनाफा हाल के दिनों में कम हो गया है। लेकिन व्यापारियों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब ये भी है कि चीन के उत्पादों की खपत बढ़ रही है और इससे भी बड़ी बात, भारत जैसे देशों में उत्पादन कम हो रहा है। यही चीन की सोच थी। 2006-2007 में देखोगे तो ना के बराबर व्यापारी थे। जब से 8 में उससे 2 गुना बढ़ा है, 10 में 4 गुना। आज के टाइम लिमिट नहीं है जितना हिंदुस्तान के लोग यहाँ खरीदने आ रहे हैं। उसका कोई फायदा नुकसान? फायदा नुकसान, नफे में नुकसान है, बाकी सेल में तो बढ़ोतरी है ही है। हाँ। सेल क्योंकि प्रोडक्ट हिंदुस्तान की प्रोडक्शन दिन ब दिन खत्म हो रही है। हाँ। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, तो हमें आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कहाँ जाए। अच्छा। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन बढ़े ताकि हमें यहाँ आने की जरूरत ना हो। दरअसल यूवी चीन के बारे में एक बड़ी कहानी कहता है। चीन की व्यापारिक सफलता के राज खोलता है। दुनिया भर की ज़रूरत के हिसाब से सामान बनाओ, खरीदार जैसा चाहे वैसा सामान बनाओ और भरपूर मुनाफा कमाओ। ईवू और चीन की सफलता की कहानी की शुरुआत 1980 में हुई। तब चीन कम्युनिस्ट देश था, एक ऐसा देश जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं था। जो था वो स्टेट का था। इन्हीं दिनों चीन ने कट्टर कम्युनिस्ट देश से कैपिटलिस्ट देश बनने का फैसला किया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, लेकिन विदेशी निवेश की इजाजत दी गई। तब डेंग जियाओपिंग देश के सबसे बड़े नेता थे। उनका और कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला था देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का। किसी ने तब सार्वजनिक तौर पर न तो इस फैसले का विरोध किया और न ही अब इसका विरोध हो रहा है। Deng Xiaoping raised the idea that this foreign policy, this idea of economic development is not for small group, it's for big group, for the whole Chinese people. But we have to move step by step. So at the final moment, at the final point, we all reach. So that idea, I think, is very deep in every Chinese heart. So we have a strong leadership that we should do this with determination. Nobody challenged that road. डेंग जियाओपिंग ने चीन के दरवाजे बाहरी निवेश के लिए खोल दिए थे। इसी के साथ चीन में SEZ
यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन चीन के आर्थिक विकास में तुरप का पत्ता है, लेकिन आर्थिक विकास से कहीं ज़्यादा ये चीन की सोच में बदलाव और उस बदलाव के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। चीन के राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग ने चीन का पहला SEZ बनवाया शेंजन में सन 1979 में। उसके बाद चीन ने 5 और SEZ बनाए बंदरगाहों के पास। चीन की सफलता को देखते हुए सन 2000 में भारत ने SEZ बनाने की घोषणा की। 5 साल बाद पार्लियामेंट से SEZ एक्ट पास हुआ और 1 साल के भीतर ही 200 SEZ बनाने की घोषणा हो गई। वैसे चीन से पहले SEZ जैसी सोच भारत में आ चुकी थी। 1969 में ही भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था। इन्हें कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन विचार के स्तर पर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन भारत और चीन की SEZ में काफी फर्क है। चीन में एक तो सिर्फ 6 SEZs हैं, जबकि भारत में तकरीबन 300 के करीब। चीन में SEZ में मिलने वाले फायदे जैसे कम टैक्स और लेबर कानून में नरमी SEZ के बाहर नहीं मिलती, जबकि भारत में टैक्स संबंधित रियायतें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर भी मिल जाती हैं। चीन के SEZ में जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं है, जबकि भारत के ज्यादातर SEZs में जमीन अधिग्रहण बड़ा मुद्दा है। चीन के SEZ काफी बड़े हैं। चीन का शेंजन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं, 49,500 हेक्टेयर में फैला है। चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है, जबकि भारत में सिर्फ 10 हेक्टेयर जमीन को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के बाद चीन ने अपने राज्यों में स्पेशल डेवलपमेंट जोन बनाया। एक डेवलपमेंट जोन में एक तरह के उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री होती है, इसलिए चीन का एक राज्य सिर्फ खिलौना बनाने के लिए मशहूर है तो एक होजियरी। कई भारतीय कंपनियों ने भी चीन में इन्वेस्ट किया है। ये महिंद्रा की फैक्ट्री है, ट्रैक्टर बनाते हैं। इससे पहले 2005 में यांगशी में इन्होंने एक प्लांट लगाया था और तब वो चीन पहुंचने वाली पहली बड़ी भारतीय कंपनी रही। संजय मोहिनी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीन जब आप आते हैं तो क्या फ़र्क पाते हैं भारत और चीन के मुकाबले में, ख़ासतौर पर इस इतनी बड़ी अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी हो तो? यहाँ फैक्ट्री लगाना इतना कंपैरेटिवली ईजियर है। गवर्नमेंट का बहुत हेल्प होता है, गवर्नमेंट मदद देती है। हाँ, काफ़ी सारी मदद करती है। एक्विजिशन ऑफ लैंड से, और एक्विजिशन ऑफ लैंड से, टैक्सेशन बेनिफिट्स, डीलिंग विथ ऑल गवर्नमेंटल विंडोज, ऐसा मोरलेस सिंगल विंडो टाइप अप्रोच है यहाँ पर गवर्नमेंट का। तो फ्रॉम द डेट आप अनाउंस करेंगे कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो आपको गवर्नमेंट वो करने लगती है। आपको काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जोन्स जो हैं, खबर लगी तो वो आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं कि भाई इन लोग आने वाले हैं। बिल्कुल। और हर एक प्रोविंस आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप उनके प्रोविंस में जाएं, उनके इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बड़ी कंपनी है, लेकिन कई छोटे निवेशक भी हैं जिन्होंने भारत की बजाय चीन में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। इन्हीं में जियांगसू में फैक्ट्री लगाने वाले जैकी भगनानी भी हैं। मैंने इंडिया में भी ऑलमोस्ट 1 ईयर बिजनेस किया और चाइना में भी पैरेलली बिजनेस किया, जस्ट टू ट्राई आउट। तो जो रिज़ल्ट था, बीइंग एन इंडियन, मेरे लिए इंडिया थोड़ा कन्वीनियंट था। मुझे ज़्यादा इंडिया में मज़ा आता काम करने में, पर रिज़ल्ट था वो चाइना ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए।
India was too slow. जय किशन भगनानी और महिंद्रा ग्रुप का अनुभव यह बताता है कि चीन में फैसले जल्दी लिए जाते हैं और ज्यादातर फैसले स्थानीय लेवल पर ही ले लिया जाता है, चाहे मामला जमीन अधिग्रहण का हो या सड़क, बिजली, पानी का। भारत में जमीन अधिग्रहण को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विस्थापित होने वालों के पुनर्वास पर ध्यान देना पड़ता है। लोकतांत्रिक देश होने की वजह से जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास भारत की सरकार के लिए बड़ा मुद्दा होता है। जबकि विकास के शुरुआती दौर में चीन की सरकार की नजर आर्थिक विकास पर रही, किसी भी तरह के विरोध को कुचल दिया गया। चीन विकास की हर तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहा है। चीन सरकार ने अपने चर्चित 3 गॉर्जेस बांध बनाने का ऐलान 1994 में किया और 4 जुलाई 2012 को बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। इसके लिए 13 बड़े शहर, 140 कस्बे, 1600 गांवों को खाली कराया गया। इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण से जुड़े सवाल को भी दरकिनार कर दिया, जबकि भारत में हाल के दिनों में जाकर नर्मदा बांध तैयार हुआ। नर्मदा बांध बनाने की सोच शुरू हुई 1979 में, काम पूरा हुआ 2006 में। इस दौरान बांध की ऊंचाई और विस्थापन के सवाल पर लगातार काम रुकता रहा। I think that, I wrote also in my book about the Narmada Dam protest movement, which I think at least that's taken a long time. It's slowed down the development of that dam, which many people felt was unnecessary. But the truth is that what you'll end up with in that situation is a situation where the people who are losing their land get a better deal than they would otherwise have got, and the environmental arguments get a degree of scrutiny they wouldn't otherwise have got. And you've seen in China with the Three Gorges Dam, on the face of it, a successful project, but the environmental risks have been rather ignored, and that may cause problems in the future, and the people who've been displaced have been completely ignored. चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनार कर दिया। आर्थिक निवेश को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। चीन भारत से आगे क्यों निकला? इसके पीछे की एक वजह वहां के मजदूर भी माने जाते हैं। इसे अर्थशास्त्री ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किए, तब वहां की साक्षरता तकरीबन 65% थी, जबकि भारत की साक्षरता दर 37%। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ काम में चीन की महिलाओं की भागीदारी 74% की है, जबकि भारत में सिर्फ 34% की है। निवेशकों के लिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि हड़ताल, यूनियनबाजी या तालाबंदी का डर चीन में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या भारत को भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने पीछे ढकेला है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि भारत चीन से कितना पीछे है, भारत चीन से आगे निकल पाएगा या नहीं, ऐसे सवालों में फंसना नहीं चाहिए। लोकतंत्र ने भारत को मजबूत किया है, लेकिन आम लोगों की अहम जरूरत के मामले में भी भारत चीन से बहुत पीछे है। भारतीयों की औसत आयु 66 साल है, जबकि चीनियों की 73। भारत में जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में 66 बच्चे 5 साल की उम्र पार नहीं कर पाते, जबकि चीन में बाल मृत्यु दर है 13। उसी तरह भारत में 15 साल से ऊपर के 63% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि चीन में 94%। क्या इन आंकड़ों के लिए भी लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखना है कि नरेंद्र मोदी की टीम चीन से कौन से सबक लेती है और क्या छोड़ती है।